नमस्कार दोस्तों, मैं सैंडिल अनुज। आज आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 32 इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ये रेमेडीज के बारे में बात करता है। रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड अंडर दिस पार्ट, यानी उन उपचारों के विरुद्ध एक मौलिक अधिकार प्राप्त है जो इस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों का अतिलंघन करते हैं, जो उल्लंघन करते हैं। One of the most important fundamental right, according to the बाबा साहब, यदि भाग 3 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाग 3 में यदि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में बात करूं तो वो है आर्टिकल 32। और उन्होंने इस आर्टिकल को सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट कहा। ये सभी अधिकारों की आत्मा है। Without this right, all rights which is conferred under this part is worthless and fruitless, just like a tiger without teeth. ये अधिकार जो समुचित रूप से संरक्षण देता है अन्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर और उपचार प्रदान करता है। आर्टिकल 32 में 4 क्लॉज बताए गए हैं। क्लॉज 1 आपका कहता है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में मूव करने की बात करता है। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी इस भाग में भाग 3 के अंतर्गत अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से मूव किया जा सकता है। दिस इज क्लॉज 1। क्लॉज 2 कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स के माध्यम से, जिनमें 5 रिट्स बताई गई हैं। पहला मैंडेमस, दूसरा हैबियस कॉर्पस, सर्चियोररी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगा ऐसा ऑर्डर इशू करने का, ऐसे डायरेक्शंस इशू करने के और ऐसे रिट्स को जारी करने के, जिनमें 5 तरीके के रिट्स की बात की गई है। Whenever it may be appropriate for the enforcement of the any rights conferred under this part, और क्लॉज 2 में ये जो राइट्स दिए गए हैं, विदाउट प्रीजुडिस द राइट्स विच इज कॉन्फर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट may by law confer this power to the other courts। कहने का तात्पर्य यह है कि इन जो 5 तरीके की रिट्स के अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, 2 to 6 के अंतर्गत ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के पास है, और पार्लियामेंट लॉ बना करके इन रिट्स को जारी करने के अधिकार को अन्य न्यायालयों को, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी कन्फर्ट कर सकते हैं। यह अधिकार उन्हें दिया जा सकता है। और क्लॉज 4 कहता है कि ऐसे किसी भी मौलिक अधिकारों को संविधान में बताए गए उपबंधों के सिवाय
किन्हीं भी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये 4 बातें मैंने आपको बताई। क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि भाग 3 के अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए एप्रोप्रिएट समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है। दूसरा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये राइट होगा कि वो ऐसा कोई डायरेक्शन, ऑर्डर्स या रिट्स इशू कर सकते हैं। और तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट को जो ये पावर मिला है, इसको प्रीजुडिस किए, इसको प्रभावित किए बिना पार्लियामेंट लॉ बना करके अदर कोर्ट्स को ये राइट दे सकता है। यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि रिट्स जारी करने का अधिकार क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि यस, subject to the law which is made by the parliament। यदि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना दे जो कि अभी तक नहीं बना है और लॉ बना करके ये राइट्स कॉन्फर किया जा सकता है, तो इन जनरल आपका आंसर ये होगा, इन जनरल सो फॉर टुडे ये पावर सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास नहीं है सर, लेकिन यदि पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना करके यह अधिकार सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कॉन्फर कर सकती है। और चौथा क्लास कहता है कि जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है वहां पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कहां किया जा सकता है, तो ये फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बहुत पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि आर्टिकल 33 के अंतर्गत किया जा सकता है, आर्टिकल 34 में किया जा सकता है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत यदि नेशनल इमरजेंसी इंपोज किया गया है, और नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स हैं, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और पहले इंटरनल डिस्टरबेंस था, जैसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे आर्म्ड रिवेलियन ग्राउंड्स बनाया गया। यानी अब इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इमरजेंसी इंपोज नहीं की जा सकती है, अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। तो ये प्रोविजन जो इंटरनल डिस्टरबेंस था ये अमेंडमेंट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो वर्तमान की स्थिति इन 3 आधारों पर किया जा सकता है, और कहता है कि फर्स्ट 2 ग्राउंड्स के आधार पर यदि नेशनल इमरजेंसी इंपोज किया गया है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, यानी स्वतः सस्पेंड हो जाएगा when the national emergency is promulgated on the first 2 grounds under the article 352, that is war or external aggression। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि नेशनल इमरजेंसी इंपोज किया गया है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। और आर्टिकल 19 मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसमें 19(1)(a) से लेकर के G तक प्रोविजन जो दिए गए हैं आपको, ये अधिकार उस समय आपके पास नहीं होंगे, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। और ये बात बताई गई है आर्टिकल 358 में, आर्टिकल 358 में ये बात बता दी गई, यानी 352 के अंतर्गत 352 के अंतर्गत यदि नेशनल इमरजेंसी इंपोज किया गया है और फर्स्ट 2 ग्राउंड्स पर इंपोज हुआ है तो उसके साथ साथ 358 अपने आप पैदा हो जाता है, और 358 358 जैसे ही पैदा हुआ आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड हो गया। इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गायब हो गया, आपका सस्पेंड हो गया, पीसेबल असेंबली करने का राइट आपका सस्पेंड हो गया है, एसोसिएशन या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन करने का राइट्स आपका सस्पेंड हो गया है, कहीं भी मूवमेंट्स का राइट जो है आपका विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सस्पेंड हो चुका है यदि नेशनल इमरजेंसी प्रोमलगेट हुई है। तो रिजाइड करने और कहीं बस जाने की स्वतंत्रता
और कोई भी ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन करने की स्वतंत्रता, यानी ऑल दीज राइट्स विच इज इंश्राइन्ड अंडर द आर्टिकल 91 A to G will be suspended automatically when on the basis of first two grounds national emergency promulgate किया गया है. एंड अगेन, यदि अदर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना है तो यह बात आपकी बताता है 359 के अंतर्गत प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर्स may suspend other fundamental rights of this part. तो ये आपके प्रोविजन है जहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है. 3 में जो आपके इंटेलिजेंस है, काउंटर इंटेलिजेंस है या जो आर्मी है, उनके मेंबर्स की फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है फॉर द बेटर एंड डिसिप्लिन, टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड बेटर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी. ऐसे लोगों के जो सूचना या असूचना विभाग में काम कर रहे हैं या जो सेना विभाग में काम करते हैं, उनके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है उनके बेहतर कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, उनके बेहतर अनुशासन को मेंटेन करने के लिए. और आर्टिकल 34 में जहां पे मार्शल लॉ एप्लीकेबल है वहां पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है. मार्शल लॉ लगने से सिविल लॉ समाप्त हो जाता है. ये इसकी चर्चा हम आगे करेंगे आपसे. तो आपके दिमाग में आपको ये होना चाहिए, जो आर्टिकल 32 का क्लॉज 4 कहता है कि जहां जहां पे इस संविधान में प्रावधान किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के, उसके अलावा फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है. तो कौन से प्रावधान है? 33, 34 और 352 के अंतर्गत 358 एंड 359. ये 4 आर्टिकल्स हैं जहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है. तो अब 32 एक पे चला जाए. सीधे सीधे आपसे ये कह रहा है कि जो 12 से लेकर के 35 तक, 12 to 35, ये मैंने आपको बताया था, आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी जो फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड किए गए हैं पार्ट 3 के द्वारा, और पार्ट 3 में इनके इन्फोर्समेंट के लिए आप मूव कर सकते हैं. कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में. कैसे मूव कर सकते हैं? बाय द एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग. एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स. और ये एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स आपकी क्या है? थ्रू द रिट्स मूव कर सकते हैं आप. और आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 जो है ये बेसिस देता है PIL का. तो आज मैं आपसे PIL के बारे में चर्चा करूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बात करूंगा, जो आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 ये राइट्स देता है. PIL के थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं. PIL ये रोमन ज्यूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले जो PIL को एक्नॉलेज किया गया वो रोमन लॉ में किया गया और इसे एक्सियो पॉपुलरिस दैट इज अ रोमन लॉज में इसे एक्सियो पॉपुलरिस के नाम से जाना जाता था. और रोमन लॉ से ये जो कॉन्सेप्ट चला वो इंग्लैंड में पहुंचा और ये ब्लैकबर्न केसेस के नाम से जानी जाती थी. ब्लैकबर्न जस्टिस, ब्लैकबर्न केसेस. जस्टिस ब्लैकबर्न के द्वारा कई सारे मामले कोर्ट के सामने लाए गए थे जिन्हें एक्सेप्ट किया गया था, जिसे ब्लैकबर्न केसेस के नाम से जाना गया. और इंग्लैंड से ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में आया
और इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट आया था वो सबसे पहले जस्टिस अय्यर के द्वारा लाया गया था। और जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा इसे एक्सपेंड किया गया। सो नेवर बी कंफ्यूज, दिस कॉन्सेप्ट वाज evolved by the Justice Krishna Iyer and expanded by the Justice P.N. Bhagwati। यानी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यदि आपके पास आता है कि कौन लाया था इसे, इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किसने किया, तो जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा ऑनरेबल जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा इस स्कोप को एक्सपेंड किया गया था। तो पहला ये जो कॉन्सेप्ट था ये एक्सियो पॉपुलरिस के तौर पर जो है वो रोमन लॉज में आए थे, और फिर ये ब्लैकबर्न केसेस के नाम से ये इंग्लैंड में आए, और इंडिया में इसे जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा इसे लाया गया, जिसे एक्सपेंड किया गया, फुल फ्लेज्ड बनाया गया, इसको डेवलप किया गया जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा, ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा। तो ये रोमन जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट था। और पीआईएल का मतलब क्या है, इसके पीछे कुछ आधार हैं, कुछ बेसिस हैं। पीआईएल के कॉन्सेप्ट्स को लाने के कुछ आधार आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मैं आपको बताता हूं। पहला जो आधार है आपके यहां कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 38। ये आधार देख लें आप, बेसिस जो देता है आपका आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 कैपिटल ए, आर्टिकल 21, ये आधार है जो पीआईएल के बेसिस को मेंटेन करते हैं। यानी आर्टिकल 38 देखते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज फ्रॉम 36 टू 51। तो 38 जो है वो कहता है कि स्टेट इंश्योर करेगा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस must be ensured by the state and must be secured by the state। और 39 कैपिटल ए, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, और यहां यह बताया गया फ्री लीगल एड के बारे में बात किया गया था, निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात कर रहा है। और इट इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और इसी प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 पास किया हमारे पार्लियामेंट में। एंड अगेन आर्टिकल 21 ये राइट देता है जहां पे फ्री लीगल एड के बारे में बात किया गया है। दिस इज द फंडामेंटल राइट एंड दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये आपका डायरेक्टिव स्टेट डीपीएसपी के बारे में बात करता है। एंड अगेन वन कॉन्सेप्ट इज यूबी जस इबी रेमेडियम। यूबी जस इबी रेमेडियम, ये कॉन्सेप्ट है जो बेसिस है आपके पीआईएल का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। तो व्हाट डज इट मीन, ये लैटिन मैक्सिम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। जस्ट का मतलब होता है राइट, वेयर देयर इज अ राइट, इसका मतलब हुआ वेयर देयर इज अ राइट, देयर इज अ राइट। इबी रेमेडियम, देयर इज अ रेमेडी। जहां पे अधिकार है वहां पे उपचार भी है। इट मीन्स इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ द राइट,
इट मीन्स तो वहां पे उपचार मिलना चाहिए। जब अधिकारों का अतिलंघन हुआ है, अधिकारों को वायलेट किया गया है, तो वहां पे उपचार मिलेगा। एंशियंट कॉन्सेप्ट जो था इसका उल्टा था, अपोजिट था। ईबी रेमेडियम यूबी जस का कॉन्सेप्ट था एंशियंट टाइम। इसका मतलब जहां पे रेमेडी थी वहां पे आपके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जहां पे अधिकार है वहां पे उपचार है, और जहां पे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वहां पे आपको उपचार मिलना चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ द पीआईएल। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उसे उपचार मिलना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो उपचार विहीन नहीं हो सकता है। So this is also the basis of the public interest litigation. UB jus EB remedium, where there is a right there is a remedy. याद कर लीजिए, इस बात को कंठस्थ कर लीजिए। UB jus EB remedium. This is the basis of the public interest litigation. And here the public interest litigation sometimes is also known as the social action litigation. हमारे एक बड़े ज्यूरिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र बख्शी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सोशल एक्शन लिटिगेशन कहते हैं। सोशल एक्शन लिटिगेशन। तो जब कभी ये शब्द आपके सामने आए तब आप ये समझ लीजिएगा ये पीआईएल की बात हो रही है, सोशल एक्शन लिटिगेशन। और ये शब्द जो दिया गया है आपके ज्यूरिस्ट के द्वारा दिया गया है, this is a public interest litigation or a social interest litigation or social action litigation, not a private interest litigation. ये निजी नहीं है, पब्लिक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का स्टेट के ऊपर ड्यूटी को चार्ज किया गया है कि वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस को सिक्योर करेगा और फ्री लीगल एड्स को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती हैं जहां पे व्यक्ति जो है वो जस्टिस को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ हिज और हर इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मिटी। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जहां पे व्यक्ति जो है वो न्याय से वंचित हो जा रहा है। और न्याय से वंचित होने का जो आधार है यहां पे, वो उसकी अशिक्षा हो सकती है, गरीबी हो सकती है, वो अपंगता हो सकती है, वो निर्धनता हो सकती है, वो अज्ञानता हो सकती है। तो लैटिन मैक्सिम आपकी ये कह रही है कि जब आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उपचार मिलना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जो है उपचार विहीन नहीं रहने देगी। तो ये कैसे मेंटेन हो सकता है? और इसी के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं आपको, ये है लोकस स्टैंडाई। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा लोकस स्टैंडाई को लिबरल बनाया गया। एंड व्हाट इज द लोकस स्टैंडाई? लोकस और स्टैंडाई यानी उस प्लेस पर स्टैंड होने की राइट, स्टैंड। और कहां पे? न्यायालय के सामने। दिस इज अ कोर्ट, और कोर्ट के सामने आपके खड़े होने के अधिकार को लिबरल किया गया। इसका मतलब पहले का कॉन्सेप्ट ये था, लोकस स्टैंडाई का मतलब ये है कि यदि मेरे विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो मैं ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के उसके उपचार की मांग कर सकता हूं। दैट इज द लोकस स्टैंडाई। इट मींस I have a right to stand before the court when
my legal right or a fundamental right is violated, nobody can stand before the court on the behalf of me in ancient time or era. मेरे अधिकार का उल्लंघन है तो मैं ही खड़ा हो पाऊंगा, ये है आपका लोकस स्टैंडाई। इसका मतलब मेरे बिहाफ पर कोई और नहीं खड़ा हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो लिबरल बनाया गया, क्योंकि इनिशियली मैंने आपसे कहा कि जिसके अधिकार का उल्लंघन होगा वही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, और वह व्यक्ति जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है वो गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण, अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, अपंगता के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो उसे न्याय नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लोकस स्टैंडाई उसका नहीं है वहां दूसरे व्यक्ति का खड़ा होने का, और वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जा नहीं सकता है। तो देयर इज अ कंफ्लिक्ट। क्या कंफ्लिक्ट हो गया कि जिसका लोकस स्टैंडाई है वो जा नहीं पा रहा है और दूसरा कोई वहां पे स्टैंड नहीं हो सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ सच पर्सन। तो इस कॉन्सेप्ट को लिबरल किया गया और यह बताया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, निर्धनता के कारण न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहा है या किसी टेक्निकलिटीज की वजह से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के बिहाफ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लिटिगेशन को ला सकती है। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द लोकस स्टैंडाई प्रिंसिपल और अ डॉक्ट्रिन लिबरेटेड, लिबरल बनाया गया। तो PIL इज ऑल्सो मेंटेन द लोकस स्टैंडाई डॉक्ट्रिन्स, जो स्ट्रिक्ट थी उसे लिबरल किया। क्या यह बात क्लियर होनी चाहिए? तो जनरली हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कर रहे हैं। इज द लिटिगेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, engage the judicial process, यानी ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था, कोई इंडिविजुअल या कोई ऐसा संस्था जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है और ऐसे लोगों के जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उनको संरक्षित करने के लिए यदि न्यायालय के समक्ष पहुंचती है, तो भले ही उसके पास ऐसा लोकस स्टैंडाई नहीं है, PIL के अंतर्गत यह बात स्पष्ट किया गया है कि ऐसा व्यक्ति PIL फाइल कर सकता है जुडिशियल प्रोसेस को, क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है वो प्रियम्बल सीधे सीधे कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया डैश 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 सिक्योर जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। द ऑब्जेक्टिव and the goal which is to be secured by this constitution is what? Justice. Justice कौन सी? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और ऐसा कोई व्यक्ति जो इतना निर्धन है कि वो न्यायालय के समक्ष नहीं पहुंच सकता है, तो उसे न्याय से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। ये स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। मैं कई बार बताया हूं कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं वो इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, गार्जियन हैं ये। अर्थ के आधार पर, इकोनॉमिक ग्राउंड्स के आधार पर किसी को न्याय से वंचित होने से नहीं रोका जा सकता है। तो PIL के बारे में यह बात किया गया है कि क्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपके यहां है, ये आपका प्रिंसिपल है, तो न्याय के प्रति भी लोगों की इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। यानी देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इकोनॉमिक, अर्थ के आधार पर उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो जो न्याय की पहुंच से, एक्सेस टू द जस्टिस से उसे वंचित करता हो अर्थ के आधार पर।
तो यहां पे जो टेक्निकलिटीज थी, जो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज थी, जो प्रोसीजरल लैचेस थी, उन्हें समाप्त करने के लिए ये पीआईएल के कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व किया गया और लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल्स को लिबरल बनाया गया। मैंने आपसे कहा कि ये जो है रोमन लॉ के जूरिस्प्रूडेंस से आया और फॉलोड बाय द इंग्लिश लॉ, इंग्लैंड में ब्लैकबर्न केसेस के तौर पर लाया गया। इंग्लैंड का यूरोपियन इकोनॉमिक मार्केट में सदस्य होने को ऑब्जेक्ट किया गया। तो इंग्लैंड जब यूरोपियन यूनियन मार्केट्स में जुड़ रहा था तो इस बात का विरोध किया गया। दिस ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड बिफोर द कोर्ट, द केस नंबर 1। द सेकेंड, जो भी इंग्लैंड की पुलिस थी, ऐसे गैम्बलिंग हाउस और जो गैम्बलिंग्स को रन कराने वाली संस्थाएं थी, उनके इनएक्टिविटी को लेकर के इस बात का केस फाइल किया गया कि पुलिस ऑफिसर और ऑफिशियल्स जो है वो इनएक्टिव है टुवर्ड्स द गैम्बलिंग। इसके लिए अगेन एक केस लाया गया। एंड द थर्ड केस वन इज, जो भी ऑब्सीन लिटरेचर्स हैं उनके पब्लिकेशन को लेकर के और उनके सर्कुलेशन को लेकर के केस फाइल किया गया और इन्हें क्यूमुलेटिवली जो है ब्लैकबर्न केसेस के नाम से जाना गया कि ऑब्सीन मटेरियल्स सेल हो रहे हैं, ऑब्सनिटी बढ़ाई जा रही है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। गैम्बलिंग्स को बढ़ाया जा रहा है, उस पर पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। और यूरोपियन मार्केट्स में इंग्लैंड का सदस्य होना इस बात का, और इन केसेस को एक्सेप्ट किया गया बाय द कोर्ट ऑफ द इंग्लैंड। ये उन लोगों के द्वारा, यानी जस्टिस ब्लैकबर्न, जो बहुत सारे लैंडमार्क से जजमेंट दिया गया है इनके द्वारा, तो इनके द्वारा केसेस को लाया गया था इनिशियली, और इसीलिए इनको ब्लैकबर्न केसेस के नाम से जाना जाता है। और जस्टिस ब्लैकबर्न के द्वारा जो भी मामले इनके सामने आए थे उन्हें एक्सेप्ट किया गया, लोकस स्टैंडाई को लिबरल किया गया। और इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि वहां से ये चल करके इंडिया में आया, और इंडिया में इनको लाने का कारण क्या था। बेसिस तो मैंने आपको बता दिया, कारण और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कहता है कि इसमें जो पिटीशन फाइल किया जाएगा, जो पीआईएल लाई जाएगा, वो किसी क्लास या किसी समूह की ओर से दायर की जाती हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। ऐसे वर्ग या समूह अपनी आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्य व्यवस्थाओं के कारण न्यायालय के समक्ष नहीं आ सकते। ऑन द बिहाफ ऑफ द एनी क्लास और कम्युनिटी ऐसा पीआईएल फाइल किया जाता है, और ऐसे क्लास या कम्युनिटी जो है अपनी किसी व्यवस्था के कारण न्यायालय के समक्ष नहीं पहुंच पाते हैं, और कार्यपालिका के इर्रिस्पॉन्सिबल कार्यों के विरुद्ध इसमें उनको कार्य करने की याचना की जाती है, उसमें प्रेयर होती है। तो पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है उसका बेसिस मैंने आपको बता दिया कि किसी वर्ग के द्वारा या किसी समुदाय के द्वारा अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ एनी कंपल्सन, तो उनके बिहाफ पर किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा उसे लाया जा सकता है। जब कभी गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल है किसी एक्ट को लेकर के, तो भी पीआईएल को लाया जा सकता है, या किसी कंपल्सन की वजह से जिससे ऐसा क्लास या कम्युनिटी कोर्ट को एक्सेस नहीं कर पा रही है, उनके बिहाफ पर इसे लाया जा सकता है। और ये पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है ये जजमेंट लॉ है। ये जो डॉक्ट्रिन्स डेवलप किया गया ये जजों के द्वारा डेवलप किया गया कॉन्सेप्ट है, जजमेंट लॉ बोला जाता है।
यानी आपके यहां जो विधि के स्रोत के तौर पर है, जो सोर्स ऑफ लॉ की बात करूं, तो सोर्स ऑफ लॉ में ये कॉन्सेप्ट जो जुडिशियल प्रेसिडेंट का है वो यही है, यानी दिस कॉन्सेप्ट और द लॉ विच इज इवॉल्व आर डेवलप्ड बाय द कोर्ट, और ये बाइंडिंग होता है और ये एज अ प्रेसिडेंट यूज किया जाता है। जैसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल्स है, पीआईएल का कॉन्सेप्ट है। दीज आर द प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रिन विच इज इवॉल्व बाय द कोर्ट, नॉट बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जस्ट मेड लॉ कहा गया इसे। तो इन सिंपल मैंने आपको बताया कि पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो बेसिस हैं आपके, यूबिस जस्ट सिविरेडियम का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 38 का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 39A का कॉन्सेप्ट है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ना कि ये प्राइवेट इंटरेस्ट में होना चाहिए, और उपेंद्र बख्शी के द्वारा इसे सोशल एक्शन लिटिगेशन कहा जाता है। और पीआईएल के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया गया, तो इसका स्लोगन बनाया गया, न्याय चला निर्धन की ओर। इसका मतलब जस्टिस पीएन मोगती के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया इस बात को कि मैं या कोर्ट हमारी ये नहीं कह सकती है कि हमारे यहां जो मामले आए हैं वो पहले रिच के डिसाइड किए जाएं और फिर बाद में पुअर्स के। हमारे यहां इक्वालिटी और इकोनॉमिक जस्टिस का गोल लेकर के हम चलते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में यह बात क्लियरली मेंशन्ड है कि अर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, सभी को आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। और इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट वो आपका इवॉल्व हुआ, और केस लॉ मैंने आपको बताया, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस अय्यर के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया गया। एंड अगेन इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सपैंडेड बाय द जस्टिस पीएन मोगती। और यहां पे जस्टिस पीएन मोगती के द्वारा एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्लियरली मेंशन किया, ऑब्जर्व किया कि जब किसी मौलिक अधिकार या विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है और उसके कारण किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को निश्चित वर्ग को विधिक क्षति होती है, लीगल इंजरी कॉज होती है, अथवा उनके ऊपर कोई भार संवैधानिक या विधिक प्रावधानों के विपरीत अधिरोपित किया जाता है, तो वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अपनी गरीबी, नियोग्यता अथवा सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण न्यायालय में अंतोष पाने के लिए नहीं आ सकता है, तो समाज का कोई भी सदस्य उसके बिहाफ पर ऐसा पीआईएल फाइल कर सकता है। इस समाज का कोई भी वर्ग यदि उसके लीगल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स की इंजरी हो रही है और किसी कंपल्सन की वजह से वो कोर्ट को एक्सेस नहीं कर पाता है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ द सच क्लास, कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स, दूसरा कोई व्यक्ति जो है वो पीआईएल के माध्यम से उसके उपचार की बात कर सकता है। और मैंने आपसे यही कहा कि आर्टिकल 32 क्लॉज 1 जो है वो इस बात को स्पष्ट करता है। कदरा पहाड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूं आपको। कदरा पहाड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केस नाम की जरूरत नहीं, मैं फैक्ट के तौर पर आपको बता रहा हूं। और बिहार राज्य के जेलों में ऐसे बहुत सारे कैदी बिना विचारण के बहुत वर्ष से पड़े हुए थे, और कुछ मामलों में उन्हें 10 से 15 वर्ष तक रखा गया था, और जिन मामलों में यदि उन्हें कन्विक्शन दिया गया होता तो कई वर्ष पहले ही वो जेलों में से छूट गए होते। और महिला प्रोफेसर के एक पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया, और न्यायालय ने इस पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार किया और बिहार में नोटिस जारी किया
तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब जो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज थी, जो जिनकी वजह से ऐसे व्यक्ति न्याय पाने से वंचित रह जाते थे, उन प्रोसीजर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यानी यहां पे एक न्यूज़पेपर्स की कटिंग जो है, या कोई लेटर्स के माध्यम से, या किसी भी मीडिया के माध्यम से ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जा सकती है, और यही जो न्यूज क्लिप या लेटर्स या अदर मीडियम्स हैं, कैन बी कंसिडर्ड एज अ पेटिशन, और इसी को याचिका के तौर पर स्वीकार कर लिया जाएगा और उसी के आधार पर डायरेक्शन दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा कि ऐसे सारे जो प्रिजनर्स जो बिहार की जेलों में हैं और विदाउट ट्रायल और प्रोसिक्यूशन, इनका प्रोसिक्यूशन ही नहीं हुआ है और ये जेलों में 15 से 16 साल तक बंद पड़े हुए हैं। यदि जिन चार्जों के लिए इनको जेल में बंद किया गया है, यदि इनका प्रोसिक्यूशन किया गया होता, विचारण किया गया होता और उनका कन्विक्शन भी किया गया होता, तो कई साल पहले ही छूट गए होते। अर्थात उनके लिए जो चार्ज लगा था वो 3 साल का या 5 साल का पनिशमेंट का चार्ज था, और बंद है वो 15 साल से। और ये लेटर के थ्रू जो है बताया जा रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को एज अ पिटिशन, एज अ पीआईएल मान करके डायरेक्शंस इशू किया गया टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द बिहार कि इस बात को इंश्योर करे कि उनकी जेलों में जो है इस तरीके से कितनी कैदीज हैं और उन्हें छोड़ा जाए। तो मैंने आपसे स्पष्ट किया कि ऐसे कोई भी प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज की जरूरत यहां पे नहीं है। द ऑब्जेक्ट एंड गोल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड द जस्टिस। जस्टिस को प्रोवाइड करना है, और लॉ का मतलब है, लॉ इज अ मीन्स टू एन एंड ऑफ जस्टिस। ये याद कर लीजिए आप, लॉ का जो उद्देश्य होता है वो न्याय को प्रदान करना होता है, और इसका उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव जो है, यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लॉ, द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द लॉ इज दिस: द लॉ इज अ मीन्स टू एन एंड ऑफ जस्टिस। इसका मतलब न्याय का जो उद्देश्य है, वो लॉ का जो उद्देश्य है वो न्याय को उपलब्ध कराना है, न्याय को प्राप्त करना है। नहीं, ऐसा कोई लॉ जो न्याय से वंचित करता है, दैट इज नॉट अ गुड लॉ। तो यहां पे जो प्रोसीजरल लैचेज है, जो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज है, जो लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट है, वह न्याय से दूर करता है लोगों को, और इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो लिबरलाइज किया गया, क्योंकि न्याय प्राप्त कराना हमारा उद्देश्य है, और इस बात को इंश्योर करेगी हमारी जुडिशरी। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, यह डिक्लेयर किया गया। राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। अब जरा देखिए, यहां पे एक व्यक्ति के साथ जो है वो एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने पर जब इसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के द्वारा उस पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है, बिकॉज कि ये जो केस है वो आपके मेडिको लीगल केस हो जाती है, यानी मेडिकल एज वेल एज लीगल। और ऐसी स्थिति में अब सारी
पूछताछ इंक्वायरी, उनका कोर्ट में सबमिशंस, उनका कोर्ट में उनसे एज अ विटनेस सारी बातें रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनके डॉक्टर्स को बुलाया जाता है कोर्ट्स में कि हाँ आपने ऑपरेट किया था, क्या इंजरीज थी, क्या थी, सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसी बातों से बचने के लिए हॉस्पिटल्स के द्वारा ऐसी केसेस को डिनाई कर दिया जाता था एडमिट करने से, और इस व्यक्ति को हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जो है मूव किया गया और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से इसकी जो है वो डेथ हो जाती। और दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में जो पब्लिश हुआ वो लॉ जो है वो डेथ का कारण बना। यानी विधि जो है वो मृत्यु का कारण बन गई। विधि का मतलब मेडिकल और लीगल, यानी लीगल इश्यू आने की वजह से इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। एंड दिस वाज suo motu a cognizance taken by the ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और उसी न्यूज़पेपर्स की कटिंग को जो है पीआईएल माना गया और डायरेक्शन इशू किया गया सारे हॉस्पिटल्स को, मैंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और वो सर्कुलेट किए करेगा कि सारे स्टेट्स के हॉस्पिटल्स को, वेदर इट इज अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दे कैन नॉट डिनाई द प्राइमरी ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक उपचार करने से कोई भी डॉक्टर जो है वो डिनाई नहीं कर सकता है, कोई हॉस्पिटल डिनाई नहीं कर सकता है, बिकॉज राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। यानी प्राथमिक उपचार आपको देना होगा, अब आप मना नहीं कर सकते हो। तो दिस वाज कंसिडर्ड एज अ पीआईएल, जिसको कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के इस बात को पीआईएल माना और डायरेक्शन सीक किया, ऑर्डर किया। और यहां पे साथ में यह भी ऑब्जर्वेशन दिया ऑबिटर्स के तौर पर कि जो कोर्ट है उन्हें भी इस बात को इंश्योर करना होगा कि यदि ऐसी कोई केस है जो मेडिको लीगल केस है, वहां पे डॉक्टरों को प्रायोरिटी दी जाएगी ऐसी केसों को, जिससे इनके कार्य जो है वो प्रभावित ना हो। यानी आप केस की लिस्टिंग कर रहे हो तो ऐसे केसों को आप प्रायोरिटी दोगे, उन्हें आप मिनिमम टाइम में शॉर्ट आउट करने का प्रयास करोगे। एक बैलेंसिंग जजमेंट देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो है डायरेक्शंस इशू करे, एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। ये जो केस आई है वो इसी माध्यम से आई। तो कजरा पहाड़िया की केस में बता रहा हूं, उसे पीआईएल मान लिया गया लेटर्स को, और परवन कटारा की केस में न्यूज क्लिप्स को मान लिया गया वो पीआईएल। और वहां पे पीआईएल पर आपके यहां पूरा भरा पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है पीआईएल, यानी केस पढ़ाना शुरू करें तो खत्म नहीं होगा, दिन भर चलता रहेगा ऐसे। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीआईएल, और जिसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को इवॉल्व किया पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, पीआईएल, इन ऐसे तमाम केसेस हैं आपके पास। एमसी मेहता एनवायरमेंट्स के एक्टिविस्ट हैं, जहां पे उनके द्वारा ऐसे पीआईएल्स को लाया गया। गंगा जल में प्रदूषण फैल रहा है, आप लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ा ही होगा। ये वाटर है, और यदि किसी भी कंपनी का यदि पानी विदाउट ट्रीटमेंट यदि इस पानी में डाला जा रहा है तो वो सारे केमिकल्स जो हैं वो इस पानी में घुल रहे हैं, और इस पानी में घुलने से, अब जरा देखिए यहां पे फाइटोप्लैंक्टन है,
फाइटोप्लैंक्टन छोटे जीव जो जल के अंदर पाए जाते हैं, और उन छोटे जीवों को खाने वाली जो छोटी मछलियां या छोटे जीव हैं, और इन छोटी मछलियों को खाने वाली जो है बड़ी मछलियां हैं, और बड़ी मछलियों को खाने वाले ये हैं। अब आप देखिए, इसका मतलब यदि ये केमिकल्स जो है इन फाइटोप्लैंक्टन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये इंसेक्ट्स अपने आप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके बाद ये मछलियां, और अल्टीमेटली जो इफेक्ट पड़ेगा वो मानव पर पड़ेगा। इसका मतलब इनके बीच में जो एक फूड चेन बनी हुई है, वो फूड चेन आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी बाय दिस वे। और एमसी मेहता के द्वारा इसी बात को पीआईएल के तौर पर फाइल किया गया कि हमारा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो अफेक्ट हो रहा है इन कंपनियों के द्वारा, जो अनट्रीटेड वाटर्स को छोड़ दिया जा रहा है रिवर्स में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट करके ऐसे ऑर्डर इशू किए कि ऐसी कोई भी कंपनी जो बिना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लगाए हुए यदि अपने वाटर्स को फेंकती हैं, उनके लिए पनिशमेंट और उनके लिए डायरेक्शंस इशू किया गया। दिस वाज अ पीआईएल। शीला वारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहां पे जो बच्चे थे वो जेलों के अंदर बंद थे, जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग जो उनका प्रोटेक्शन था वो नहीं किया जा रहा था। शीला वारसे के द्वारा इस पर पीआईएल फाइल की गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे गाइडलाइन इशू किया गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि पीआईएल कंप्लीट भरा हुआ कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट में ही होना चाहिए और ये प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। और ये डायरेक्शन दिया हमारी कोर्ट्स को, जो हाई कोर्ट्स हैं, कि जब वो पीआईएल को एक्सेप्ट करती हैं तो उन्हें बहुत ही कॉन्शियस और केयरफुल होना चाहिए। उन्हें फिल्टर किया जाना चाहिए और इंश्योर किया जाना चाहिए कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और यदि वो प्राइवेट इंटरेस्ट में फाइल किया जा रहा है, द कोर्ट शुड ऑल्सो कॉस्ट अ कंपनसेशन और उनके ऊपर चार्ज किया जाना चाहिए जो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर है। कल हम लोग रिट्स के बारे में पढ़ेंगे आपके साथ। पांचों तरीके की रिट्स क्या हैं आपकी और किन आधारों पर इन्हें जारी किया जा सकता है। पीआईएल के कॉन्सेप्ट पर यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।